मैं डॉक्टर अनिल कुमार झा, कॉमर्स डिपार्टमेंट, के.एस. कॉलेज सरायकेला। आज मैं एमकॉम सेमेस्टर 4 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बस्टिंग के बारे में बताएंगे अथवा कैपिटल बस्टिंग क्या है। एक प्रगतिशील व्यवसाय सदैव आगे बढ़ता है, जानते हैं हम लोग। जो एक प्रोग्रेसिव बिजनेस है वो हमेशा आगे बढ़ेगा। इसकी अस्थायी संपत्तियों को एवं अन्य साधनों में मिलाकर होता रहता है और यह संवर्धन की आवश्यकता पड़ती रहती है। यह भी निर्वात सत्य है कि अधिकतम लाभ को जारी रखने के लिए नई पद्धति अपरिहार्य है, परंतु नई पद्धति के लिए आवश्यक हो जाता है कि पुनर्स्थापन अथवा नई योजना के रूप में अस्थायी संपत्तियों का विनियोग किया जाए। इस प्रकार विनियोग के लिए दीर्घकालीन पूंजी की जरूरत पड़ती है और इस प्रकार विनियोग की पूंजी और विनियोग जो खर्च करते हैं एक सफल व्यवसाय संचालन में, इस प्रकार के पूंजी खर्च का अनुमान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि दिन प्रतिदिन कार्य के लिए कार्यशील पूंजी का जो पूंजी हम रोटेट करते हैं उतना ही अनुमान महत्वपूर्ण होता है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, पूंजी खर्च के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि ऊपर हम बताए कि लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में सतत प्रयोग हेतु अस्थायी संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया खर्च ही पूंजी खर्च माना जाता है, जान रहे हो। इसके अतिरिक्त संपत्तियों में सुधार या संवर्धन पर किया गया खर्च भी, जिससे उत्पादन मात्रा में वृद्धि द्वारा या लागत में कमी द्वारा लाभ बढ़ सकता है, पूंजी खर्च में शामिल किया सामान्यतः एक बड़े व्यवसाय के अंतर्गत निम्न प्रकार की पूंजी खर्च हम कर सकते हैं। कौन कौन पूंजी खर्च करते हैं, देखो आप क्या क्या पूंजी करना है। पहला, बृहत योजना पर पूंजी खर्च। इसके अंतर्गत व्यवसाय की समृद्धि और सुधार हेतु अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार के खर्च नए उत्पाद के निर्माण के लिए या विद्यमान वस्तु की बाजार संभावनाओं के वृद्धि के लिए नए यंत्रों एवं भवन पर किए जाते हैं। ठीक। दूसरा, समान पूंजी खर्च। इस प्रकार के खर्च व्यवसाय के साधारण संचालन के लिए किए जाते हैं, अर्थात विद्यमान वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त मशीन और यंत्र के मूल्यांकन पुनर्स्थापन के लिए पुरानी जगह कि नई मशीन को लगाने के लिए नया यंत्र रचना, नया मशीन लगाने के लिए न्यू कार्यालय की स्थापना के लिए ऑफिस स्थापना के इत्यादि संबंध में किया गया खर्च इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तीसरा है विकास संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत प्रचार, जो प्रचार करेंगे, विज्ञान एडवर्टाइजमेंट देंगे और नई वस्तु के लिए बाजार खोज पर किए गए साधारण खर्चों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान व्यय, रिसर्च एक्सपेंसेस क्या होगा। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक प्रकार का अनुसंधान किए जाते हैं और उन पर खर्च होता है, परंतु इस प्रकार के खर्चों को पूंजी खर्च माना जाए या नहीं, इसके संबंध में कोई एक राय नहीं है, कोई एक राय नहीं है, यही कोई एक राय नहीं है, कोई एक राय नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, कल्याणकारी परियोजना। उत्पादन के से प्रत्येक अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित परियोजनाओं पर किसी कानून के अंतर्गत दायित्व को निभाने पर किए गए खर्च इस श्रेणी में आते हैं। ऐसी परियोजनाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षा, कल्याणकारी आदि परियोजनाओं पर होने वाले खर्च शामिल। ये हुआ टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या क्या हुआ, बृहत पूंजी का, समान पूंजी खर्च, विकास संबंधी खर्च, अनुसंधान भी है और कल्याणकारी कार्य। अब आता है कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस। आखिर जो कैपिटल बस्टिंग है प्रोसेस कैसे किया है, उसका प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, इसको एक गिटमैन के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। क्या, एक पहला है प्रोजेक्ट जनरेशन। पहला है प्रोजेक्ट जनरेशन, परियोजना का निर्माण या सृजन।
पूंजी खर्च प्रस्ताव या परियोजना दो शर्तों में होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला आय बढ़ाने वाला प्रस्ताव, दूसरा लागत में कमी लाने वाले प्रस्ताव। प्रथम श्रेणी में नए उत्पाद को लागू करना, वर्तमान क्षमता को बढ़ाना, नए व्यवसाय को चालू करना आदि संबंधित प्रस्तावों को शामिल करते हैं। और द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रतिस्थापन प्रस्ताव शामिल करते हैं जिनसे उत्पादन या संचालन स्तर में बिना किसी परिवर्तन के लागत में बचत की संभावना होती है। ये सभी प्रस्ताव उच्च प्रबंध स्तर से संचालन स्तर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सृजित किए जा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि ऐसे प्रस्तावों को पर्याप्त संख्या सृजित हो ताकि फंड का पूर्ण उपयोग कर सके। दूसरा है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, मतलब परियोजना का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत रोकड़ बहाव के रूप में जो रोकड़ लगाते हैं, जो कैश लगाते हैं के रूप में लागत और लाभों का अनुमान होता है। दूसरा, परियोजना के उपयुक्तता की जांच के लिए उचित मानदंड का चुनाव शामिल होता है। जहां तक लागत और लाभों का अनुमान का प्रश्न है, यह कहा जाता है कि यह कार्य योग्य व्यक्तियों के समूह को सौंप देना चाहिए जो निष्पक्ष हो और निहित कार्य स्वार्थ में न रखते हों। परियोजना की लाभदायकता और उपयुक्तता की जांच के लिए अनेक मापदंड उपलब्ध है। सावधानी बरतनी यह होगी कि बना हुआ मापदंड ऐसा न हो कि सबसे लाभप्रद परियोजना का त्याग करके अन्य पूंजी खर्च प्रस्तावों के पक्ष में निर्णय दे दे। समझ गया? तीसरा है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है आपको। इसके अंतर्गत परियोजनाओं की स्क्रीनिंग और उनका चुनाव शामिल है। यद्यपि परियोजनाओं का अंतिम अनुमोदन उच्च प्रबंध द्वारा ही किया जाता है, फिर भी विचाराधीन परियोजनाओं के प्रबंध के विभिन्न स्तर पर स्क्रीनिंग किया जा सकता है। सामान्यतः स्क्रीनिंग और चुनाव के कोई प्रमाप कार्य विधि निर्धारित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन, मतलब परियोजना का क्रियान्वयन। जब परियोजना का अंतिम रूप से चुनाव कर दिया जाता है तो उसके लिए फंड का वितरण होता है। फंड वितरण मतलब फंड एलोकेशन इस औपचारिक योजना की पूंजी बजट कहते हैं। यह उच्च प्रबंध या अधिशासी निर्मित का कर्तव्य और दायित्व है कि यह देखें कि पूंजी बजट में वितरण फंड के अनुसार वास्तविक कार्य किए गए हैं कि नहीं, और ऐसे पूंजीगत खर्च पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। और लास्ट है फॉलो अप, देखभाल। फॉलो अप मतलब देखभाल करना। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के परिणामों के देखभाल के लिए यह पद्धति अवश्य अपनानी चाहिए। वास्तविक निष्पादन के बजट समंकों में तुलना करके पूर्वानुमान की प्रक्रिया को और अधिक प्रत्यक्ष और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। दो चीज हो गया, कैसे प्रोसेस में पहले बजट कितने प्रकार के होते हैं, पर उसके बाद कैसे प्रोसेस में लाया जाएगा, और आता है डिसीजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी खर्च का निर्णय कैसे लेंगे। पूंजी खर्च के संबंध में निर्णय लेते समय एक महत्वपूर्ण निर्णायक घटक उनकी लाभदायकता होती है। सब जानता है, सब लोग जानते हैं, मतलब कोई कंपनी स्थापित क्या करने के लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए मत करते हैं। परंतु व्यवहार में अधिकांश निर्णय अंतर्ज्ञान से मतलब प्राप्त होते हैं, अर्थात सूचनांक प्रबंधक अपने अनुभव के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। इस प्रकार के निर्णय की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंधक को कितनी सूचनाएं उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ योजनाओं भी ऐसी होती हैं जिनकी लाभदायकता के बारे में वित्तीय अंकों के रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं किया सकता है, जैसे कंपनियों की सुविधा के लिए कारखाने के सामने खेल का मैदान या बाग लगाना। चूंकि प्रत्येक पूंजी खर्च योजना पर विनियोग पूंजी से कुछ वार्षिक आय की उम्मीद की जाती है, इसलिए पूंजी खर्च पर निर्णय मुख्यतः विनियोग और बचत के अध्ययन पर ही किए जा सकते हैं। दूसरा है इसमें एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग या कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कैसे करेंगे, यानी वार्षिक संचालन बचत या रोकड़ आगमन कैसे हो, कैश इनफ्लो कैसे होगा। वार्षिक संचालन
बचत अर्थात प्रस्तावित विनियोग के अर्जित होने वाले भावी अनुमानित लाभ का निर्धारण पूंजी खर्च के निर्णय पर प्रारंभिक बिंदु होता है। ऐसे वार्षिक संचालन बचत की गणना रोकड़ के आधार पर होनी चाहिए और इसलिए बचत को रोकड़ आगमन भी कहा जाता है।